नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। रोजाना आप अखबारों में पढ़ते होंगे कि ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए कुछ लोग और किसी के खाते से उड़ाए लाखों रुपए, हजारों रुपए निकाल लिए गए ऑनलाइन तरीके से। ये सब खबरें लगातार आ रही हैं, लेकिन इन खबरों के आने के बाद इन केसेस का जब ये शिकायतें दर्ज हो जाती हैं तो इनका निपटारा हो पाता है या नहीं हो पाता है, या फिर ये केस कहां तक जाकर के रुक जाते हैं, कहां खत्म हो जाते हैं, कहां दम तोड़ देते हैं। क्या आपका लुटा हुआ पैसा जो किसी ऑनलाइन ठग ने निकाल लिया है, क्या वो आप तक वापस आ जाता है, या फिर जिसने आपके साथ ये धोखाधड़ी की है वो पकड़ा जाता है, क्या उसे सजा होती है? ये बहुत से सवाल हैं। और आपके अगर अकाउंट से इस तरीके से पैसा निकाल लिया जाए तो फिर आप जाकर क्या करेंगे, किससे शिकायत करेंगे, किस तरीके से शिकायत कर सकते हैं ताकि आपके पैसे वापस आ जाएं? क्या नियम है, क्या कानून है, इसके बारे में बहुत सारी असमंजस की स्थिति है। इसके अलावा ऑनलाइन ठग जो है वो रोजाना अपग्रेड अपने आप को कर रहे हैं, तो इधर पुलिस उनको पकड़ने के लिए खुद को अपग्रेड करती है, तो ऑनलाइन ठग जो है वो एक कदम और आगे अपने आप को अपग्रेड करके और कोई नया तरीका जो है ऑनलाइन ठगी का निकाल लेते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग वीडियोस डालते हैं जिसमें वो ऑनलाइन ठग से फोन पर बात कर रहे हैं, उसको स्पीकर ऑन करके, और उस बातचीत को वो सुनाते हैं और अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर, उसको प्लेटफॉर्म्स पर उसे लाइव कर देते हैं। वो वीडियोस बहुत सारे आपने देखा होगा और उसके अंत में आप देखते होंगे कि किस तरीके से वो ठग सीधी चुनौती दे देता है कि हम तो ऐसे ही पैसा निकालेंगे, हम तो ऐसे ही चुराएंगे, तुम कर लो जो तुमसे होता हो। इस तरीके से ठग जो है वो ठगी करने के बाद चुनौती दे रहा हो और कह रहा हो कि जो कर सकते हो वो कर लो, हम तो ऐसे ही पैसे निकालेंगे, हमारे पास बहुत सारे सिम कार्ड्स हैं और कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई हमें पकड़ नहीं सकता। इस तरीके का अगर माहौल है तो ऐसे में ऑनलाइन ठगी कब तक रुक पाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सवाल अब ऐसे में ये है कि हम कितना और क्या कर रहे हैं ताकि ये ऑनलाइन ठगी जो है ये रुक सके। रुके नहीं तो कम से कम ये ठगी करने वाला पकड़ा जा सके। कोई भी अनजान व्यक्ति अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर अपने लैपटॉप के ऊपर एक ऐप बना देता है और उस ऐप को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। लोग उसमें कुछ पैसा डालते हैं, कभी कोई सामान खरीदने के लिए, कभी कोई सर्विस खरीदने के लिए। ये कहा जाता है कि आप एक मेंबर बनाइए, उसके बाद आपके अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे। बहुत सारी ऐसी ऐप्स पिछले दिनों भी आई और उसके बाद लोगों का, पढ़े लिखे समझदार लोगों का भी 300 हजार 500 रुपया जो है वो इकट्ठा करता है और एक दिन ऐसा आता है रफू चक्कर, पता ही नहीं चलता कहां गया, कौन था, कैसे कर गया, क्या कर गया, कुछ पता नहीं चलता। अंत में बस पता इतना चलता है कि अकाउंट से इतने पैसे आपके निकल गए हैं। निकाल किसने लिए नहीं पता। शिकायत करने चले जाइए तो पुलिस के हाथ भी खाली रह जाते हैं एक स्टेज के बाद जाकर। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो क्या है, आज इसे समझने की कोशिश करेंगे सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में, और जानने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे के जो पहलू हैं या फिर ऑनलाइन ठगी हो जाने के बाद जो पुलिस का काम शुरू होता है वो किस रूप में शुरू होता है। क्या कोई नया सिस्टम बनाने की जरूरत तो नहीं है? क्या ऑनलाइन ठगों को पकड़ने के लिए हमें उससे और ज्यादा तेज और मजबूत होने की जरूरत तो नहीं है? ये बहुत सारे सवाल हैं। इसके अलावा और भी वो सवाल जो आज खबर फास्ट उठा रहा है। क्या आप भी ऑनलाइन ठगी के शिकंजे में फंसे हैं या आप भी शिकार हुए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल। अगर ऐसा है तो आप आज जरूर फोन करके हमें बताएं, क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपका जो एग्जाम्पल है वो लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। ऑनलाइन ठगी से कैसे बचें, कैसे इसके शिकंजे से बचा जा सकता है? जब तक ऑनलाइन ठगी करने के तरीके ही सामने नहीं आएंगे तो बचने के तरीके कैसे निकाले जाएंगे? तो रोकने के लिए क्या एक अलग से सिस्टम बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो सिस्टम है, पुलिस का जो सिस्टम है, उससे तो ऑनलाइन ठगी रुक नहीं रही है। फिलहाल की अगर मौजूदा समय की हम बात करें, हालांकि पुलिस उसमें कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस के पास पहले ही हजारों लाखों केसेस ऐसे हैं, कोर्ट्स में केसेस इतने पड़े हुए हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे हैं, और इस तरीके से ऑनलाइन ठगी के नए केसेस आ गए हैं। पुलिस अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रही है। बड़े शहरों में तो अपग्रेड कर लिया पुलिस ने अपने आप को, लेकिन छोटे शहरों में क्या, छोटे छोटे कस्बों में क्या, उन कस्बों के जो गांव हैं या ऐसी जगह हैं और जो दूर दराज के गांव हैं, वहां जाकर के परिस्थितियां कैसी बनेंगी, उस सिस्टम का क्या? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। तो क्या पुलिस और सिस्टम को सीधी चुनौती दे रहे हैं ऑनलाइन ठग? यही आज का हमारा सवाल है और मुख्य कार्यक्रम का मुद्दा। तो आप भी हमारे साथ जुड़े, आपके साथ भी अगर कोई भी इस तरीके की घटना हुई है तो आप जरूर जुड़े और बताएं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। और अगर आपने इस तरीके से कोई भी आपको कोई कॉल इस तरीके का आया जिसमें आपको शक हुआ कि ऑनलाइन ठगी आपसे हो सकती है और आप उससे बच गए, तो किस तरीके से बचे, कैसे आपने पहचाना,
अगर ऐसा कुछ आपके साथ अनुभव हुआ है तो वो भी आप जरूर बताएं, जरूर हमारे साथ साझा करें। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करके अपनी राय रख सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि ये मंच आपका है, ये सवाल आपका है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अमित मल्होत्रा हैं, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, उनसे बात करेंगे। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी। अमित जी, मैं आपसे पहले तो सीधे तौर पर एक चीज समझना चाहता हूं। ऑनलाइन ठगी की खबरें बहुत आ रही हैं आजकल, अखबारों में हम देख रहे हैं, और खुद हम लोग भी ऑनलाइन ठगी किसके साथ हो गई है, कहां किस तरीके से ऑनलाइन ठगी हो गई है, इसकी वीडियोस हम देख रहे हैं या खबरें भी हम बता रहे हैं, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी हम देख रहे हैं। बहुत सारे लोग अब जागरूक भी हालांकि हो गए हैं, लेकिन बावजूद उसके जो ऑनलाइन ठग हैं वो अपने आप को और अपग्रेड कर जाते हैं और फिर किसी न किसी को अपने शिकंजे में फंसा लेते हैं। ये पूरा सिनेरियो अगर आप हमें समझाएं, ऑनलाइन ठगी होने से लेकर के और इसके बाद इसकी ट्रेसिंग करना, इसके केस हो जाने से, शिकायत हो जाने के बाद पुलिस का ठग तक पहुंचना, इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी चेन को अगर आप समझा सकें। सर, अगर हम बात करते हैं जो ऑनलाइन ठगी की, तो ऑनलाइन ठगी जो सामने बैठा हुआ बंदा कर रहा है वो अब बहुत ही ज्यादा टेक्निकल, जब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बंदा नहीं है। वो हम लोगों से भी बहुत ही गया गुजरा इंसान है, उसके पास बिल्कुल भी साइबर की कह लो या किसी चीज की नॉलेज नहीं है। लेकिन क्या है कि जहाँ पे हम लोग थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, जहाँ हमारी सावधानी थोड़ी सी हट जाती है, वहीं हम इसके शिकार हो जाते हैं। अब क्या है कि आप देखेंगे कि आपके सामने काफी सारे आजकल जो मेन फ्रॉड चल रहा है सेक्सटॉर्शन का, कि लोगों के पास वीडियो कॉल आती है, लोग उसके जाल में फंस जाते हैं और फंसने के बाद उसके पास ब्लैकमेलिंग होती है, सब कुछ होता है, उनसे पैसा मांगा जाता है। या फिर आप पेटीएम का देखेंगे, आपके फोन पे मैसेज आता है कि आपकी पेटीएम की केवाईसी अपडेटेड नहीं है, तो आप इस दिए गए लिंक पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आप अपनी पेटीएम की वेरिफिकेशन कराइए। जबकि हर पोर्टल का अपना एक वेबसाइट है, वहां पे जाके आप उसकी केवाईसी कर सकते हैं। उसके जो भी सर्विस सेंटर्स बने हुए हैं जहां पे वो केवाईसी की जाती है, उन पे जाके केवाईसी करवा सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, मैसेज देख के उसी मैसेज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उनके सामने पेटीएम का केवाईसी का हूबहू पेज खोलता है। उसके ऊपर क्या है, एक फॉर्म होता है कि अपना नाम भरिए, एड्रेस भरिए, अपना ईमेल आईडी भरिए, फोन नंबर भरिए, अपना ओटीपी डालिए। अब लोग क्या करते हैं, इतनी जल्दबाजी में होते हैं केवाईसी के लिए कि एक तो वो है यूआरएल को नहीं देखते कभी भी, जो उनके पास यूआरएल आ रहा है उसको कभी भी ध्यान नहीं देते कि ये फेक यूआरएल है कि रियल यूआरएल है। वो फटाफट भर देते हैं। भरने के साथ ही जितना फॉर्म फिल करते हैं उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उस हैकर के पास पहुंच जाती है और वो हैकर उनके अकाउंट का एक्सेस पाके उनका पूरा अकाउंट खाली कर जाता है। तो हमें क्या है कि खुद ही थोड़ा सा इधर अपने आप को जागरूक करना पड़ेगा कि हम कभी भी किसी भी आए अननोन सोर्स से लिंक से कभी भी क्लिक ना करें, कभी भी ऐसे पेजों पे ना जाए जो हमें डाउटफुल हो, और कभी भी कोई भी बैंक या कोई भी पेटीएम या कोई भी फाइनेंशियल ऐप वाला प्रोग्राम आपको ये नहीं कहता कि आप लोग खुद आके कौन इधर ऑनलाइन उसकी अपडेशंस करिए या केवाईसी अपडेट कीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं अमित भाई, इस पे और ज्यादा चर्चा करेंगे और कुछ आपसे जानने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे दर्शक जो है ज्यादा जागरूक हो सके। आज किस तरीके से ऑनलाइन ठग जो है क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, हर उस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, करीम खान जी। करीम जी, आपका स्वागत है, आप जुड़ गए हैं, अपना सवाल, अपनी बात आप रख सकते हैं। जी शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी मैं जी 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 मैं ये कह रहा हूँ कि ऑनलाइन ठगी होती है, तो ये गवर्नमेंट और प्रशासन क्या करता है, ऐसे कैसे ठगी हो जाती है? और ठगी का शिकार अक्सर वृद्ध आदमी होता है। वृद्ध आदमी से सीधी बात करते हैं और वो अपना ओटीपी नंबर बता देता है। और मुझे भी ऐसे कॉल आया था, लेकिन मैंने उससे पूछा, बेटा, मैं बोला आज तक मेरे बच्चों ने कभी मेरे से नहीं पूछा, तुम पूछ रहे हो, तुम मेरे बड़े बेटे तो नहीं हो। तो मुझसे गाली गलौज करने लग गया। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, लेकिन अभी भी ये चिट फंड के कारोबार चलते हैं, समूह के लोन चलते हैं, कौन कितना लूटा जा रहा है। मैं कहता हूँ प्रशासन क्या कर रहा है। ठीक है, ये एक बड़ा सवाल है और उसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी हो रही है, खबरें तो हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद प्रशासन का जब रोल आता है, पुलिस का जब रोल आता है, तो वहां क्या काम हो रहा है, उसी को आज हम समझेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ, संजय शास्त्री करनाल से। संजय जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सर अरुण जी आपके माध्यम से अमित मल्होत्रा जी से बात में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी पूछें। जैसे हमारे पास कई बार फोन फ्रॉड आ जाते हैं,
और वो कहते हैं कि आपका ये हो गया, आपका वो हो गया, आपके पास एक ओटीपी आएगा। तो क्या सर मैं पूछ सकता हूँ, जब तक हम ओटीपी नहीं बताएंगे तो तब भी हो सकती है हमारे साथ कोई ठगी ऐसी? ठीक है अमित जी। सर देखिए, मैं बेसिकली बताता हूँ। देखिए, ठगी का कोई कारण ऐसा नहीं है कि तब भी हो जाएगी, लेकिन कुछ आजकल एप्लीकेशंस ऐसे आ गई हैं कि जैसे कि अगर मैं आपके फ़ोन पे एक सिंगल बेल मारूंगा तो भी आपका फ़ोन हैक हो सकता है। लेकिन वो जो चीज़ें हैं बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ही ज़्यादा डीप है। और ये जो सब लोग हैकर बन रहे हैं आजकल, अपने आप को हैकर बता रहे हैं, ये उस लेवल के हैकर नहीं है कि ये आपके साथ उस टाइप का फ्रॉड कर सके। ये आपके साथ सिर्फ वही फ्रॉड कर सकते हैं कि आपको सिर्फ ओटीपी आपका ले लिया, या फिर आपके साथ सेक्सटॉर्शन वाला ब्लैकमेल कर लिया, या किसी और चीज को ना लेके आपको ब्लैकमेल कर लिया। इनके पास इतनी पावर नहीं है, जितनी नॉलेज नहीं है कि ये उस टाइप की हैकिंग आपके साथ कर सके। इस टाइप के हैकर जो है इंडिया में है भी नहीं। इंडिया से बाहर ही आपको इस टाइप के हैकर मिलेंगे जो कि आपको सिर्फ मिस्ड कॉल मार के आपका फोन हैक कर ले, आपके सारे ओटीपीज ले लें, आपकी जानकारी ले लें। ठीक है, तो इस चीज से आप बिल्कुल ही एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ आप अपने आप को अवेयर कीजिए कि कोई भी अननोन सोर्स पे क्लिक मत करिए, कहीं पे भी आप अननोन अपना कोई भी ओटीपी मत डालिए, किसी से भी अपने पासवर्ड शेयर मत कीजिए। हाँ इसमें बहुत शुक्रिया संजय। इसमें एक चीज और है अमित भाई, कि जैसे मान लीजिए कि किसी, जैसे आपको ही मुझे पैसे देने हैं, अमित मल्होत्रा को, अरुण शर्मा को पैसे देने हैं, और आप ये कहें कि आप मेरे पास एक बारकोड भेज रहे हैं और मैं उसे स्कैन करूं, तो क्या ये हाँ कोई जी। तरीका है पैसे लेने देने का? क्योंकि हमने समझा है कि बारकोड पैसे देने के लिए ही जो है वो स्कैन किया जाता है, ना कि लेने के लिए। देखिए, आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आपने किसी को भी कोई पेमेंट करनी है, ठीक है, जी। तो आपको कोई भी बारकोड भेजने की या लेने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट किसी भी पेमेंट गेटवे के थ्रू आप उसको पेमेंट भेज सकते हैं या ले आ सकते हैं। अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है कि मैं आपको एक क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप उसको स्कैन कीजिए है तो मैं आपको पैसे भेज दूंगा, जी। तो कभी भी पैसे लेने के लिए कोई हमें स्कैनिंग नहीं करनी पड़ती। हाँ। हमेशा देने के वक्त हमें स्कैनिंग करनी पड़ती है, ताकि हमें उसका फोन नंबर एंटर ना डिटेल करना मिल पड़े या जाए। उसकी डिटेल्स एंटर ना करनी पड़े। बिल्कुल तो बिल्कुल। उस केस में क्या है कि कोई भी आपको ऐसे अगर कहता है तो ऑब्वियसली है कि वो आपको बेवकूफ बना रहा है और आपके साथ ठगी करना चाहता है। आजकल बहुत सारे कॉल्स लॉटरी के भी आते हैं अमित भाई। हालांकि बहुत सारे लोग, हमें पता है, हमारे दर्शक जागरूक हो गए हैं कि आपको कोई भी ऐसे ही बगैर किसी बात के कोई लाखों करोड़ों की लॉटरी के पैसे आपको नहीं दे देगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके के कॉल्स के झांसे में कहीं ना कहीं आ जाते हैं, और क्योंकि वो लॉटरी का पैसा देने के एवज में कुछ पैसे जो हैं वो 1500 या 1500 2000 कुछ रुपए जो है वो ट्रांसफर करवा लेते हैं। तो ये भी एक जो है इस तरीके का फ्रॉड चल रहा है। हाँ जी, इस टाइप के काफी सारे फ्रॉड है, जैसे कि केबीसी फ्रॉड बोला जाता है इसको, बिल्कुल। कौन बनेगा करोड़पति फ्रॉड। तो मेरे पास काफी सारे ऐसे केसेस आए हैं कि केबीसी फ्रॉड को ना लेके लोगों के पास चेक की एक फोटो भेज दी जाती है, उसके अंदर अमाउंट बताया जाता है कि आप इतने पैसे जीत चुके हैं। हाँ। और इतने पैसे जीतने के बाद आपको सिर्फ इसके लिए एक इनिशियल अमाउंट देना पड़ेगा। या फिर इस टाइप के फ्रॉड ऑनलाइन ऐसे भी होते हैं कि कई बार लोगों के पास कुछ भेज दिया जाता है कि वो फोन परचेस कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्साइज ने उनको रोक लिया, आपको इतनी पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इस टाइप के काफी सारे फ्रॉड आते हैं, तो उनको आपको जागरूक होना पड़ेगा। ऑनलाइन आपको कभी भी कोई अगर लालच दे रहा है तो उस लालच के झांसे में मत आइए, क्योंकि कोई भी आपको कोई भी चीज फ्री में नहीं देता कभी भी। इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि कभी भी आपको कोई चीज अगर देनी होगी तो उसकी एक इनिशियल अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है। अगर वो अमाउंट आप पे करते हैं तभी वो चीज आपको मतलब मिलती है। कभी भी कोई चीज दुनिया में फ्री नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल, हर मुफ्त चीज में की कोई कॉस्ट चीज नहीं। होती है। ये तो बिल्कुल आप अगर सही आप कह रहे किसी हैं। फ्री के माध्यम से जा रहे हैं तो आप फंस रहे हैं उस चीज में। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और इसमें हमें खुद के ऊपर संयम रखना पड़ेगा, और हमें सोचना होगा कि कोई भी चीज अगर हमें कोई मुफ्त में दे रहा है तो हो सकता है उसके पीछे उसकी कुछ छुपी हुई मंशा जरूर हो। तो यहाँ आपको सतर्क होने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। एक और दर्शक है हमारे साथ जो जुड़े हैं, देशराज। देशराज जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। हाँ जी नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, एक तो ये फ्रॉड के मामले बहुत से आम अनजान व्यक्ति के पास आते हैं, वो उसमें मतलब बहला फुसला कर उसको ठग लेते हैं। ये इस तरीके के बिल्कुल। और देशराज जी, हम इसी तरह के मामलों पर आज बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप भी जुड़े और अपनी बात आपने रखी। एक और दूसरा हेलो सर जी, एक दूसरा मामला था मेरा। हाँ, बताइए बताइए। हरियाणा सरकार ने 4 साल पहले कैंसर रोगियों को पेंशन देने की घोषणा करी थी, वो अभी तक लागू नहीं हुई और कर पा रहे हैं। आपके इस विषय को जरूर आज, क्योंकि हम विषय ऑनलाइन के ऊपर बात कर रहे हैं देशराज जी, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपके विषय को हम जरूर उठाएंगे
और हमारी जो टीम है वो आपको कॉल करके इसके बारे में और डिटेल आपसे ले लेगी। और फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। अनमोल हैं लुधियाना से अगले कॉलर हमारे साथ। अनमोल जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सर जी, इनका मेरे साथ कल 35,000 रुपये की ठगी हो गई है। ऐसे उन्होंने कहा कि अपना ओपीडी बताओ, मुझे मालूम नहीं था। हाँ। तो कल ही तो जब मैं रिपोर्ट करने गया तो सर मेरी रिपोर्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। अच्छा, तो इसका अगर देखिए अनमोल, अगर आप थोड़ा सा शुरू से बता सकें, आपके पास किस बारे में कॉल आया था या कोई आपके पास लिंक आया था, कैसे आप इसके चंगुल में फंसे, आप थोड़ा बताएं ताकि दूसरे लोग जागरूक हो सकें। जी, मेरे को कल फोन आया कि आपके ना बैंक से जो आपका आइडेंटिटी कार्ड है ना, हाँ, तो वो आपका पासपोर्ट मांग रहा है, वो आपका चेंज हो गया है, तो आप बताइए। अच्छा। तो मैं जब बैंक जा रहा हूँ, बोला बैंक जाने की जरूरत नहीं है और मैं घर पे बैठा करता हूँ, बैंक से बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने उनको अपना बता दिया, अपना कार्ड का नंबर। उन्होंने अभी किया ही है, तो 10 मिनट बाद वो बोला आपका ओपीडी कितना आया। मैंने ओपीडी को बता दिया, नंबर इतना आया। 5 मिनट में मेरे उसमें 16,000 रुपये कट गए। मैंने फोन किया, सर मेरी 16,000 रुपये एकदम कैसे कट होंगे? बोला ये मैं आपके ना दूसरे खाते में चेंज कर रहा हूँ, वो आपके पैसे सारे आ जाएंगे। थोड़ी देर बाद फिर देखा 15,000 रुपये फिर खत्म हो गए सर। तो ऐसे करते मैंने कहा कि सर मैं 15,000, बोला वो आप ना मेरे को दूसरा अकाउंट नंबर दे दो, मैं आपको दूसरे अकाउंट में डाल दूंगा। तो बस इतने में बात हुई है। इतने में देखा तो बैलेंस 35,000 में से 100 रुपये मेरे पास बचा। तो जब मुझे इसके बारे में पता लगा कि मैं ठगी हो गई है, तो मैं पुलिस के पास गया। ठीक है। उन्होंने मेरी अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं की है। अच्छा, पुलिस ने कहा क्या है आपको? पुलिस वाले कह रहे कि हाँ भाई हमारे बेस में नहीं है ना, हम इसमें कुछ कह सकते। और जब आप अपनी लोकेशन और कौन सा थाना आपका लगता है, आप बता सकते हैं? दरेसी लगता है सर, लुधियाना पंजाब, गांधीनगर मार्केट में मेरी शॉप है। ठीक है। अनमोल पोपली के नाम से सर। चलिए ठीक है अनमोल जी, हमारे साथ अमित जी हैं जो आपकी बात का कुछ समाधान बता सके। अमित जी। हाँ जी अनमोल जी, देखिए पहली चीज है कि कोई भी बैंक आपको नहीं कहता कि आप ऑनलाइन इसको एक्टिवेट कीजिए या इसको आप मॉडिफाई कीजिए। हर कार्य बैंक कहता है कि आपकी पर्सनल जानकारी है, आप किसी से भी अपना पासवर्ड, अपने ओटीपी, कोई भी चीज ऐसी शेयर ना कीजिए। कोई भी बैंक ऐसा नहीं कहता कि आप हमें अपना ओटीपी जरा पासवर्ड दीजिए। पहली चीज, इस चीज को आप ध्यान रखिए। दूसरी चीज, अगर आपकी सुनवाई नहीं हो रही है तो www.cybercrime.gov.in एक साइट है पूरे इंडिया के लिए। कोई भी साइबर क्राइम की कंप्लेंट हो तो आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके ऊपर आपकी कंप्लेंट के ऊपर सुनवाई होगी। आजकल क्या है कि साइबर थाने बना दिए गए हैं, हर क्षेत्र में साइबर थानों का स्थापित हो गए हैं। तो साइबर थाने के अंदर ही साइबर की कंप्लेंट ली जाती है। अगर आप वहां पे भी आपको नहीं पता आपके मतलब एरिया के अंदर कौन सा साइबर थाना आपका, क्योंकि नॉर्मल थाने इस कंप्लेंट को आजकल नहीं लेते हैं। आप अपने साइबर थाने को अगर नहीं जानते तो आप ऑनलाइन जाके www.cybercrime.gov.in पे जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानकारी जो अमित जी ने दी है। हमारे तमाम दर्शक एक बार फिर से इसे नोट कर लें, www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट पर आप जाएंगे तो यहाँ पूरे देश में आपके साथ कहीं पर भी कोई भी फ्रॉड हुआ है तो एक ये सेंट्रल मॉनिटराइज्ड, जो सेंट्रल गवर्नमेंट इसे मॉनिटर करती है और इसको देखती है पूरी वेबसाइट को, ये आपकी हर कंप्लेंट उस पर लेते हैं और आपके रिलेटेड आपके थाने तक या साइबर क्राइम थाने तक वो आपकी कंप्लेंट को पहुंचाते हैं और उसके बाद यहां से इसके ऊपर काम शुरू होता है। लेकिन अमित जी, एक मैं चीज आपसे जानना चाह रहा था, बहुत सारे हमारे दर्शक हमें कॉल करके ये भी बताते हैं कि उनकी, जैसे अभी अनमोल जी भी बता रहे थे कि उनकी शिकायत को लिया नहीं, बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन हैं तो वो ले भी लेते हैं। हमें इसके बारे में एक जानकारी मिली जब मैं कुछ पुलिस के अधिकारियों से बात कर रहा था तो ये पता चला कि साइबर क्राइम के किसी भी केस को कोई सब इंस्पेक्टर लेवल का अधिकारी ही डील करता है, ये उनका प्रोटोकॉल है। और अगर सब इंस्पेक्टर लेवल का कोई अधिकारी से डील कर रहा है तो कितने सब इंस्पेक्टर किसी एक क्षेत्र में हैं, उनके पास पहले ही बहुत सारे केसेस हैं। ऑफ रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा कि हम किस तरीके से डील करें, इतने ज्यादा केसेस हैं, लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। एक ये प्रॉब्लम भी यहां पर आ रही है। सर मेन क्या दिक्कत है कि जैसे कि साइबर अपराध जो है इंडिया में बहुत कॉमन अपराध नहीं था। आजकल आप देख रहे हैं जैसे जैसे इंटरनेट की यूजेज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये क्राइम रेट भी बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। तो इसके लिए क्या है कि हमारी भारत सरकार ने क्या किया है, हर एरिया के अंदर साइबर थाना बनाते जा रहे हैं धीरे धीरे। और उस साइबर थाना के अंदर एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपॉइंट होता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का क्या काम है, जो सब लेवल को, चाहे हेड कांस्टेबल हो चाहे कोई भी हो, मतलब उसके अंदर मोटिव नहीं होती है, वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कहलाता है। उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम क्या होता है, कोई भी अगर कंप्लेंट आती है उसको अपने पास ले लिया जाता है और
सिंपल एक फेसबुक के ऊपर कोई भी क्राइम हो गया तो वो फेसबुक उस क्राइम को लेगी, लेने के बाद देखती है, देखने के बाद वहां पे भी क्या दिक्कत है कि वहां पे जितना सारा मॉनिटर हो रहा है वो सारा चल रहा है रोबोटिक्स इन द सेंस की ऑनलाइन चल रहा है कि हर देश से, पूरे वर्ल्ड के अंदर से हर जने की कंप्लेंट उसके पास जा रही है। तो वो आप सीक्वेंस में आएंगे। अगर आपने कंप्लेंट करी है तो आपका अगर 536 नंबर है तो 536 नंबर भी आपको अटेंड किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने आज कंप्लेंट भेजी आज ही आपको एंटरटेन कर लिया जाएगा। तो वहां से जब तक कोई भी रिप्लाई नहीं आएगा तब तक क्या है कि वो भी आगे इस चीज के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं। सब इंस्पेक्टर जो भी अपने जो भी अधिकारी होते हैं, हाँ, जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो, बिल्कुल इसमें और चीजें करेंगे हम। इसमें एक और दर्शक हैं इसमें अमित जी हमारे साथ, अम्बाला से किरण जी आप जुड़ गए हैं, आप अपनी बात रख सकती हैं, कोई सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। सर मैंने ना कोरियर करना था कुछ सामान, गूगल पे से नंबर निकाला था कोरियर का। तो मैंने उनसे कॉल किया कि भाई मैंने कोरियर करवाना है, तो वेट के हिसाब से मैंने पूछना कि भाई मेरे कितने वेट पे कितने पैसे लगेंगे। करे कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूँ, और उन्होंने वेट के हिसाब से मुझे बता दिया कि इतने वेट पे इतना लगेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ी देर बाद मेरे फोन पर ही मैसेज आ गया कि आपके इतने पैसे कट गए, जबकि कोई OTP वगैरह उन्होंने कुछ भी नहीं लिया था। बस बात करते करते मेरे फोन पे मैसेज आ गया था कि आपके इतने पैसे 20,000 रुपए कट चुके हैं। तो फिर उन्होंने काटने के बाद फिर मेरे से मैंने उनके पास दोबारा फोन करा। मैं कहा सर मेरे पैसे कट गए हैं, ये कैसे किस हिसाब से कटे हैं? क्या हम काट लिया और कर लो जो आपने जो भी करना है। तो हमको हमारे पास तो बहुत सारे नंबर है, आप कुछ भी कर लो। हम साथ ही फिर वहाँ पे बैंक में गए, बैंक में मैंने अपना अकाउंट बंद करवाया सर। और फिर मैं पुलिस थाने में गई, उनको मैंने अपना बताया कि भाई मेरे ऐसे पैसे निकल गए हैं। तो वो कहते हैं कि बैंक वाले देखेंगे, बैंक वाले कहते हैं पुलिस वाले देखेंगे। फिर उसके बाद मैं SP ऑफिस गई सर, वहाँ पे मैंने साइबर क्राइम में भी अपनी रिपोर्ट लिखवाई सर, और उन्होंने मेरी रिपोर्ट लिखी है। उसके बाद भी मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने थाने में ही मेरी रिपोर्ट भेज दी। मैं गई उनके पास 2-3 बार मैंने उनके पास चक्कर काटे सर। और उन्होंने है ना कहा कि नहीं ये तो है ना बैंक वाले ही देखेंगे। थोड़े दिन बाद कहते हैं कि भाई हम वहाँ थोड़ी जाएंगे जहाँ से आपका फ्रॉड हुआ है। तो मैडम आपका झारखंड से फ्रॉड हुआ है तो हम थोड़ी जाएंगे वहाँ पे। मतलब सर मुझे क्या पता कि भाई कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना। मुझे तो अपने पैसों से मतलब है। मैंने साइबर में भी आप रिपोर्ट लिखवाई है। तो वो आप देखो ना कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं कि आप बैंक जाओ। अच्छा कितना समय किरण जी कितना समय हो गया है इस घटना को हुए? सर ये साल हो गया। फिर उन्होंने थोड़े दिन बाद मेरे पास फोन करके मैडम हम आपकी फाइल बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई हम वहाँ थोड़ी जाएंगे, कोरोना चल रहा है, ये है वो है, ये बहाना लगा के उन्होंने मेरी फाइल बंद कर दी। मैंने बल्कि मैं उनको बोला मैं क्या साइन नहीं करूंगी फाइल पे। क्या आप फाइल पे साइन मत करो मैम, और हम आपकी फाइल बंद कर रहे हैं। उन्होंने मेरी फाइल बंद कर दी सर। 2 साल हो गए अब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है इस पे, और मैं चक्कर काट के थक चुकी सर। आप मुझे आप अपना थाना बता सकते हैं किस पुलिस स्टेशन में था ये रिपोर्ट? ये सर अम्बाला सिटी में, और ये कोतवाली थाना पड़ता है सर। अम्बाला सिटी थाना कोतवाली। आपके नाम से ही कंप्लेंट थी ये किरण जी? हाँ जी मेरे नाम से ही कंप्लेन है सर। ठीक है। चलिए बहुत शुक्रिया किरण जी, आप जुड़ी हमारे साथ। छोटी सी बात बताता हूँ इसके लिए, आपको छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आपके अकाउंट से कभी भी अपने आप पैसे माइनस होते हैं, कभी भी आप मान के चलिए, तो आपका जितना पैसा होता है इंश्योर्ड होता है। अगर आप थोड़े से एफर्ट लगा के FIR करके उसी टाइम अपने बैंक के अंदर एक FIR की कॉपी देंगे तो आपका पैसा इंश्योर्ड होता है। बैंक आपको पूरा पैसा आपका वापस दे देगी। हाँ अमित जी, मैं इस पर भी ये पूछना चाह रहा था, इसको अगर थोड़ा सा और एलिबरेट कर सकें। आपकी ये कहा जाता है, कई बार व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आते हैं कि आपने अगर आपके साथ कोई ऐसे पैसे आप निकल जाते हैं तो आप 24 घंटे या फला इतने समय के अंदर, इतने घंटों के अंदर अंदर अगर आप बैंक में कंप्लेंट कर देते हैं तो आपके पैसे जो है वो बैंक की जिम्मेदारी हो जाती है। इसको अगर आप थोड़ा समझा सकें। हाँ जी सर, इसमें क्या होता है कि जैसे कि कभी भी हमारा डेबिट कार्ड हो गया या फिर हमारा क्रेडिट कार्ड हो गया, हमारी जेब के अंदर पड़ा हुआ है, हमने उसका यूजेज कहीं पे भी नहीं किया और अपने आप उसमें से पैसे माइनस हो जाते हैं। तो जितना पैसा हमारा होता है बैंक के थ्रू इंश्योर्ड होता है, वो ना पैसा उसकी इंश्योरेंस होती है, तो वो वाला पैसा हमें बैंक वापस देता है फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन उसके लिए क्या होता है, बैंक की भी एक इन्वेस्टिगेशन टीम होती है, वो पहले वेरीफाई करती है उस चीज को कि ना आप उस टाइम पे कब कहाँ पे थे, आपने किसी को
ओटीपी दिया नहीं दिया, या आपका कार्ड कहीं पे स्वैप हुआ नहीं हुआ, इस सारी जानकारी को देख के वो फिर अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करके आगे भेजती है इन्वेस्टिगेशन करके। उसके बाद बैंक आपका पूरा का पूरा पैसा विद इन 24 आवर्स, अगर आप एफआईआर करा के बैंक में अपनी एफआईआर की कॉपी दे देते हैं और एक लेटर लिख के लगाते हैं, और थोड़ा सा आपको फोर्स करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट फोर्स आपका कुछ भी नहीं होगा, थोड़ा सा आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, फोर्स करना पड़ेगा, तो बार बार जाके पूछना पड़ेगा, तो आपका पैसा इंश्योर्ड होता है, आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े, और ये क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की और खुल करके सामने आकर के अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो आपको बताने की जरूरत है। इसमें हमने ये भी देखा है अमित जी कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हिचक में वो बताते नहीं हैं। खैर, बहुत शुक्रिया अमित अग्रवाल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और आप तमाम लोगों का भी शुक्रिया, आप जुड़े। इसमें आखिर में एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि खुद हमारी जागरूकता ही हमें इस ऑनलाइन फ्रॉड से बचा सकती है। ऑनलाइन फ्रॉड हो जाने के बाद सिस्टम बहुत पेचीदा है, बहुत ज्यादा ऐसे केसेस हैं, जैसा कुछ फोन कॉल्स भी आए उसमें भी पता चला, लेकिन उसके अलावा www.cybercrime.gov.in ये वेबसाइट है सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपके साथ अगर कोई ऐसा फ्रॉड होता है तो आप सबसे पहले इस वेबसाइट पर आप कंप्लेंट कर दें, वहां से कंप्लेंट जो है वो आपके नजदीकी थाने में, आपसे संबंधित थाने में आ भी जाएगी, और उसके बाद इसके ऊपर काम होगा, तो इसकी टाइम टू टाइम आपको रिपोर्ट भी मिलती रहेगी। तो अगर कोई भी आपके साथ घटना होती है तो आप ये करें, लेकिन उससे पहले घटना आपके साथ ना हो वो ज्यादा बेहतर है। इसीलिए जागरूक रहें और दूसरे लोगों को भी जागरूक करते रहें और बताते रहें कि किसी भी तरीके के कोई फ्रॉड में ना आप फंसें ना किसी दूसरे को फंसने दें। इसीलिए जागरूकता ही साइबर क्राइम के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली